नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सॉइल साइंस हमारा चल रहा था पीएटी पीवाईक्यू में। ए पार्ट उसका हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आज उसका बी पार्ट पढ़ेंगे। आज क्या, मैं तो उसी दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस दिन ए किया था। आपके पास एक दिन बाद मिल रहा है। ठीक है, सेम ड्रेस सेम वही क्वेश्चन, मैंने स्लाइड भी नहीं पलटी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो अपन ने किया था, है ना। चलो, तो तटस्थ मिट्टी ना 7 pH था इसका। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मेनी सॉइल्स आर ब्राउन इन कलर बिकॉज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ, है ना, कि कई मिट्टी भूरे रंग की होती है क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में डैश डैश होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ब्राउन कलर जो मिट्टी का होता है उसका कारण पूछा है ना। तो मैग्नीशियम, तो बेटा देखो, मैग्नीशियम की मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम कभी भी डायरेक्टली सॉइल कलर में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब मैग्नीशियम के कारण कोई सा भी कलर नहीं आता। हाँ, अगर इसके कार्बोनेट जो होते हैं ना, मैग्नीशियम का, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसके कारण से जरूर से वाइट कलर कभी आ जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट कभी भी सॉइल कलरेशन में अपना पार्टिसिपेशन नहीं देता। आयरन की बात करें तो हाँ, आयरन की वजह से जरूर से लाल कलर आता है। कौन सा कलर बेटा? लाल रंग। साथ में ही जो पीला रंग होता है ना, उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक होता है एफ ई ओ, जिसे आप आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं बेटा? हेमेटाइट। हेमेटाइट, ये जो हेमेटाइट होता है, इसके कारण कौन सा रंग आता है बेटा? मिट्टी का लाल रंग होता है ना। अगर इसी मिट्टी में अगर आप पानी दे दो, क्या दे दो बेटा? पानी, मतलब H2O। अरे इरिगेशन कर दिया, लाल मिट्टी में हम जब पानी दे देते बेटा, तो वही लाल मिट्टी हमें दिखाई देती है पीले रंग की। तो जो FeOH होता है ना, FeOOH, है ना, तो जो हाइड्रेट होती है मिट्टी, तो इसे हम बोल देते बेटा लिमोनाइट। लिमोनाइट। तो हेमेटाइट और लिमोनाइट कुछ नहीं है। हेमेटाइट में आप पानी दे दो, लिमोनाइट बन जाता है। कहने का मतलब यही है, सीधा सीधा, है ना। तो लाल रंग का कारण क्या होता है बेटा? हेमेटाइट। पीले रंग के कारण क्या होता है? लिमोनाइट। और दोनों दोनों क्या है? आयरन के ऑक्साइड। दिख रहा है अपने को? चलो, तो क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? ब्राउन कलर। तो ये तो लाल और पीले रंग के लिए जिम्मेदार है, ये तो होगा ही नहीं। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के कारण जो रंग आता है बेटा, वो व्हाइट कलर आता है। कैल्शियम, अगर आपने चूना देखा हो तो चूने का जो मेन कंटेंट होता है वो क्या होता है? कैल्शियम ही होता है। तो कैल्शियम के कारण जो आता है बेटा, वो सफेद रंग आता है। कौन सा रंग आता है बेटा? सफेद रंग। हाँ, कार्बन की बात करें तो कार्बन का कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहा है वो, है ना। ऑर्गेनिक में कार्बन का सीधा सीधा मतलब क्या है? ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ के कारण जरूर से डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर आता है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। मैग्नीशियम के कारण कोई कलर नहीं आता है। लोहे का कारण जरूर से लाल पीला रंग आता है, हेमेटाइट लिमोनाइट, है ना। और जो कार्बन है उसके कारण कैसा आता है? ब्राउन या डार्क ब्राउन या डार्क कलर जो होता है वो किसके कारण आता है? ऑर्गेनिक मैटर के कारण आता है। चलो, अगला क्वेश्चन है, रफली टॉप लेयर ऑफ सॉइल कंटेंट डैश 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 मिनरल्स। मतलब कितने मिनरल्स होते हैं? तो अगर तुमको थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर नहीं, इसके लास्ट लेक्चर में तुमको बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था, ये बताया था, है ना, कि जो सॉइल का कंपोजिशन होता है, इसमें जो खनिज होते हैं, ये खनिज कितने परसेंट होते हैं? 45% होते हैं, है ना। तो चलो देखो, है ना, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, तो रफली मृदा सामग्री मोटे तौर पर शीर्ष परत में कितने परसेंट खनिज होते हैं? 45% होते हैं। अब देखो, ये जो 45% है बच्चों, ये आयतन के आधार पर है। आयतन के आधार पर। यही अगर वो वर्ड दे देता कि आप भार के आधार पर या द्रव्यमान के आधार पर या सीधा सीधा वेट बेस पर, तो उत्तर हमारा आ जाता 75%, 75%। ठीक है, चलो बढ़े आगे। लाइम इज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ। करेक्शन मतलब कि किसी ने छितार दिया उसको सही करे? नहीं, करेक्शन मतलब सुधारक की बात चल रही है ना, सुधार की। तो चूने का उपयोग हम जानते हैं, है ना। सेलाइन सॉइल में हम क्या करेंगे सर? सेलाइन सॉइल में इरिगेशन करते हैं।
इरिगेशन मतलब लीचिंग होता है, लीचिंग मतलब हिंदी मीडियम वालों निच्छालन होता है। लेकिन क्या ये सेलाइन सॉइल की बात कर रहा है? एल्कलाइन सॉइल की बात करो तो हमें एल्कलाइन सॉइल में किसका यूज़ करते हैं? जिप्सम की बात करते हैं, जिप्सम का यूज़ करते हैं। किसकी बात कर रही है? वो तो लाइम की बात कर रहा है, लाइम का यूज़ हम करते हैं। ये एल्कलाइन है। एल्काली, एल्काली मतलब क्षारीय मिट्टी। एसिडिक की बात करेंगे तो एसिडिक सॉइल में हम यूज़ किसका करते हैं? चूने का यूज़ करते हैं या लाइम का यूज़ करते हैं। ये कुछ बातें थी जो आपको जानना जरूरी थी। सेलाइन सॉइल लवणीय मृदाओं में इरिगेशन करना चाहिए, लीचिंग करना चाहिए, निच्छालन करना चाहिए, एक ही बात होती है। क्षारीय मृदाओं को जिप्सम से उपचारित किया जाता है। एसिडिक सॉइल मतलब कि अम्लीय मृदाओं का सुधार किया जाता है चूने से, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सही उत्तर क्या होगा? लाइम की बात चल रही है अम्लीय मृदा में, है ना। चलो, रेड कलर ऑफ सॉइल इज मेनली ड्यू टू, अभी जस्ट बताया, क्या कार्बन के कारण? नहीं, कार्बन के कारण तो डार्क ब्राउन कलर आता है, डार्क कलर आता है। कैल्शियम के कारण सफेद कलर आता है। आयरन के कारण लाल कलर आता है, तो लाल कलर सही उत्तर हो गया। क्लोरीन के कारण कोई सा विशेष कलर आता नहीं है, लेकिन क्लोरीन अगर हम सोडियम के साथ मिला दें तो NaCl बन जाता है, जो कि एक लवण है। और लवण अगर मिट्टी के ऊपर जमा हो गए तो ये भी सफ़ेद रंग देते हैं। हाँ, लवण मिट्टी के ऊपर जब जमा हो जाते हैं तो कैसा रंग देते हैं बेटा? सफ़ेद रंग की परत दिखाई देती है ना। वो ऐसी बात होती है। चलो लिख देता हूँ, डार्क, डार्क नहीं रहे, डार्क, डार्क या ब्राउन कलर, है ना। कैल्शियम के कारण कैसा कलर आता है बेटा? वाइट कलर। लोहे के कारण आता है रेड या येलो कलर। क्लोरीन तो ऐसे पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट, अगर इसको किसके साथ जोड़ दें NaCl के साथ कारण, तो ये देगा वाइट कलर, है ना। चलो बढ़ते हम आगे। हाँ, विंड ब्रेक प्लांट इज प्लांटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड, मतलब वायु रोधक पौधों को बगीचों की किस दिशा में लगाया जाता है? देखो, तो हम जानते हैं, अपन हमेशा एक सीधी सीधी बात है भैया, दिशाओं की बात करें तो इधर है बेटा ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। सर हम हिंदी माध्यम से हैं, ओके। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब आप जानते हो जो सनसनानन साय साय हो रही थी खेत में, नहीं बेटा, इधर से सनसनानन साय साय मतलब कि हवा किधर से चलती है? हवा इस दिशा में चलती है। तो वायु अवरोधक वृक्ष भी जो लगाए जाएंगे वो इसी दिशा में लगाए जाएंगे, ताकि जो बढ़ती हुई हवा है उसको ये वृक्ष रोक सके, और इधर जो हमारी फसल लगी हुई है वो बेचारी गरीब फसल, वो बेचारी मासूम फसल उस हवा के प्रभाव से बच जाए और ऐसी लेटने से बच जाए। तो कहाँ है भैया? अब देखो, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, ये रहा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलो बढ़ते हम आगे। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम नहीं, प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल विच इज द फॉर्म, मतलब कि प्लांट जो है मिट्टी से किस रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं, ये कहने का उसका अर्थ है। अर्थ के आगे हम बढ़ते हैं तो हम जानते हैं किसकी बात कर रहा है? नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन एकमात्र एक ऐसा आइटम है जो केटायन मतलब कि धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में एब्जॉर्ब किया जाता है। धनायन की बात करें तो इसका जो NH4 प्लस रूप होता है, और एक ऋणायन की अगर मैं बात करूं एक NO3 माइनस होता है ना। दुनिया के जितने भी पौधे हैं, दुनिया के जितने भी पौधे हैं वो सभी के सभी इस फॉर्म का नाम क्या बेटा? नाइट्रेट, है ना। ये जो नाइट्रेट रूप होता है इस फॉर्म को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, है ना। लेकिन कुछ विशेष टाइप के जो पौधे होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है कि वो नाइट्रेट के साथ साथ किसको, जो अमोनियम फॉर्म है ना, किस रूप? ये क्या है बेटा? अमोनियम,
इस अमोनियम को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं अगर एडवर्स कंडीशन रही तो। मान लो कि नाइट्रेट किसी कारण से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, और अवेलेबल क्या हो रहा है, अमोनियम अवेलेबल हो रहा है, तो वो अमोनियम को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसा कि आपका हम सबसे फेमस एग्जाम्पल की बात करते हैं पेडी की। अरे ये क्या हो गया, हाय रब्बा ये क्या हुआ। चलो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। हाँ, पेडी मतलब कि जो धान की फसल होती है, कौन सी बेटा, जो धान की फसल होती है वो अमोनियम फॉर्म में ले लेती है, जबकि इसके अलावा जो मैक्सिमम फसल होती है, फसल से क्या होता है बेटा, फसलें होती है, वो किस फॉर्म में लेती है, नाइट्रेट फॉर्म में। चलो तो क्या बोल रहा है भैया, पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेट, हाँ भाई हाँ, नाइट्रिक अम्ल, ना भाई ना, मुक्त नाइट्रोजन गैस, मुक्त नाइट्रोजन गैस तो रहती बेटा एन, डबल बॉन्ड एन है ना, डबल की ट्रिपल रहते, देख लेना, केमिस्ट्री अपनी हल्की फुल्की है ना, तो डबल बॉन्ड है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है बेटा, नाइट्रेट। ठीक है, समझ में आया अपने को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि धन आयन में मिलता है, ऋण आयन में मिलता है, लेकिन ज्यादातर क्या रहता है बेटा, नाइट्रेट। क्वेश्चन अगर इस तरीके से अपने को बोल देता कि ए और बी दोनों, मतलब ये भी और ये भी करते कि नहीं करते, हाँ करते, तो उत्तर क्या होता है ऐसी कंडीशन में, सी उत्तर, ए एंड बी बोथ। विच ऑफ दिस अ पॉजिटिव इफेक्ट ओइंग टू द ड्रेनेज, जल निकास के कारण इनमें से कौन सा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब आप जल निकास कर रहे हो और उससे क्या पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है वो बात पूछ रहा है। तो पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं। रिमूवल ऑफ साल्ट, क्या आप पानी निकालते हैं तो पानी के साथ जो पानी में घुलनशील या जो मृदा में घुलनशील जो लवण है वो भी निकल जाते हैं, सही बात है। लीचिंग का भी तो यही कंसेप्ट है, पानी के साथ कौन जाते हैं, लवण चले जाते हैं, तो पानी जिधर जाएगा उधर लवण जाएंगे, तो पानी अगर बाहर गया तो लवण भी जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंटल डैमेज आए, इन्वायरमेंटल कब से डैमेज होने लगा, ये गलत है भैया, क्या बोल रहे हैं, जल निकास के कारण में कौन सा सकारात्मक प्रभाव है, इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होता। लीचिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, तो लीचिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं कि नहीं होते, हाँ होते हैं। देखो ये होता है कि नहीं होता है, तो बोले हाँ होता है। रिमूवल ऑफ साल्ट होते कि नहीं होते, तो हाँ होते हैं। इन्वायरमेंटल डैमेज ऐसा कुछ विशेष डैमेज नहीं होता। डैमेज ऑफ द क्रॉप ना। अब देखो वो पूछ रहा है क्या सकारात्मक प्रभाव होता है, सकारात्मक मतलब कि इससे हमको पॉजिटिव इफेक्ट आया है। तो भाई जब साल्ट रिमूव हो जाते हैं ना, तो हमारी सॉइल कैसी हो जाती है, मतलब उसका जो पीएच, जो बढ़ा हुआ पीएच है वो कम हो जाता है। तो होती तो दोनों चीजें, लेकिन लीचिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, देखो ड्रेनेज सुनो, थोड़ा सा इधर उधर हो गया क्वेश्चन, मेरी बात समझो। ड्रेनेज की बात करी भैया उसने, ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब कि सतह के ऊपर का जो पानी भरा है उसको निकालना है। तो साल्ट रिमूव होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इन्वायरमेंटल डैमेज होगा ना। अब लीचिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, अब प्लांट न्यूट्रिएंट की लीचिंग कब होगी, जब ड्रेनेज थोड़ी ना होता है, जब पानी नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं परकोलेशन या डीप परकोलेशन जब होता है तभी लीचिंग होगी। तो ड्रेनेज से लीचिंग नहीं होती, तो ये पॉइंट ही गलत है ना। डैमेज ऑफ क्रॉप ना, ना, तो एक ही उत्तर सही है, वो क्या है, रिमूवल ऑफ साल्ट। समझ में आया आपने को, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जब तक क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये एक वर्ड ने पूरा खेला किया है। चलो बढ़ते हैं बेटा आगे। विच इज नॉट अ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, निम्नलिखित में से कौन सा एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है, पहली बात तो ये अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, मतलब कि जो मैन्योर और फर्टिलाइजर वाला चैप्टर है वो होता है उस चैप्टर का क्वेश्चन, लेकिन अब आ गया है तो बात तो करनी पड़ेगी। एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात करें तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। टोटल 17 न्यूट्रिएंट जो होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, पहले 3 जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल होते हैं, CHO, यही सबसे मेन होते हैं, टोटल मिला के 96% बनाते हैं। उसके बाद जो हमारे उर्वरक तत्व जो कि NPK होते हैं,
ठीक है, NPK, इसे हम प्राइमरी पोषक तत्व भी बोलते हैं। प्राइमरी आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया, है ना। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट, है ना, प्राथमिक वृहद या मुख्य पोषक तत्व। उसके बाद में आते हैं CA, MG, S, है ना, ये द्वितीयक मुख्य पोषक तत्व या सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, है ना। तो 3 3 6 और तृतीय का 9 हो गए, है ना। उसके बाद में ये होता आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, आयरन मैग्नीज कॉपर जिंक, हेमन कूजन, बी कल और निकिल, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 तो ये हो गए, है ना। कौन कौन से? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। तो इन सभी को अगर हम मिला दें तो कितने हो जाते हैं? 17। ये सारे के सारे असेंशियल है। तो इसमें से ऐसा कौन है? तो क्या पूछा है? नोट पूछा है भैया, मतलब कौन नहीं है। सल्फर है, ये रहा, है। कैल्शियम, ये रहा। सोडियम, ये है ही नहीं, तो उत्तर तो यही आएगा भैया, नाइट्रोजन है। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर तो हो गया सोडियम, लेकिन ये हमारे एसेंशियल में काउंट नहीं होता है ना। चलो, किस में काउंट होता है ये आगे बात करेंगे। हाउ मेनी एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। फिर अगला चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, कितने होते बेटा? 17। 17 के नाम भी लिख दिए, है ना। कहाँ गया? ये गया। चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट फॉर बेटर राइजोबियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेहतर राइजोबियल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। कौन सा पोषक तत्व है जो राइजोबियल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसको बढ़ाता है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम या फास्फोरस। तो हम जानते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो कहाँ होता है बेटा? रूट्स में होता है। और रूट्स में क्या पाई जाती है? गांठें, नोड्यूल्स। और इन नोड्यूल्स के अंदर कौन रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। तो रूट ग्रोथ जितनी अच्छी होगी, राइजोबियम की एक्टिविटी भी अच्छी होगी। तो मुझे बताओ इसमें से रूट ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम या फास्फोरस। हम जानते हैं कि जो फास्फोरस होता है वो डायरेक्टली डिपेंड जो रिलेट होता है वो रूट ग्रोथ से होता है ना। कि अगर जड़ों की अच्छी वृद्धि करानी हो तो फास्फोरस को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। जबकि नाइट्रोजन क्या करता है? शूट मतलब कि वायवीय भाग की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि जो फास्फोरस होता है वो जड़ों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। ये अगले चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एजोटोबैक्टर, सबसे पहले तो बात यह है कि वो पूछ क्या रहा है? फिक्सेसिंग बैक्टीरिया का नाम पूछ रहा है ना। तो एजोला कोई बैक्टीरिया नहीं होता और एल्गी कोई बैक्टीरिया नहीं होता, है ना। तो बैक्टीरिया, हाँ, इसको साइनो बैक्टीरिया जरूर बोल देते हैं, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनो बैक्टीरिया जरूर बोल देते हैं, हाँ। लेकिन हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो एजेटोबैक्टर या राइजोबियम। तो एजेटोबैक्टर जो होता है बेटा वो फ्री लिविंग होता है, मतलब कि मुक्त जीवी या स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया होता है। जबकि जो राइजोबियम होता है वो कैसा होता है? सहजीवी। कैसा होता है? सहजीवी। इसको स्वतंत्र जीवी की बजाय असहजीवी लिख दो, असहजीवी। कैसा बैक्टीरिया होता है? असहजीवी। कहने का मतलब क्या होता है भैया? एसिम्बायोटिक या फ्री लिविंग बोलो या असहजीवी बोलो या मुक्त जीवी बोलो या स्वतंत्र जीवी बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। राइजोबियम का मतलब क्या होता है? ये सहजीवी बैक्टीरिया। सहजीवी का मतलब ये होता है बेटा कि जो जड़ों की गांठों के अंदर रहता है। सीधा सीधा आप तो मतलब ये जो गांठों के अंदर अगर कोई पाया जाता है तो बैक्टीरिया कैसा रहेगा? सहजीवी बैक्टीरिया होगा। चलो ज़्यादा परेशान नहीं होते इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी है? तो सहजीवी कौन सा है? राइजोबियम है। राइजोबियम की कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है जो कि अलग अलग लेग्यूम फसलों में या दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जिम्मेदार होती है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। द फैक्टर नॉट इन्फ्लुएंसिंग इफेक्टिव रेनफॉल। प्रभावी वर्षा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, नहीं है पूछा है। एग्जाम में आप इन वर्डों पे ध्यान दिया करो। क्या बेटा? नहीं पर। कौन है कि जो प्रभावी वर्षा को प्रभावित नहीं करता, है ना। तो सबसे पहले तो अपने को समझना पड़ेगा कि प्रभावी वर्षा किसे कहते हैं, है ना। प्रभावी वर्षा का मतलब ये होता है कि जितना पानी आया उसमें से हमारे जो सॉइल होती है, जो मृदा होती है, उसमें कितना रुका, उसको ही हम क्या बोलेंगे? प्रभावी वर्षा। क्योंकि जो पानी हमारी मिट्टी में ठहरा है
वही पानी तो हमारे पौधे के काम में आएगा, तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, प्रभावी वर्षा। ठीक है, तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, देखो डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है, ब्रॉड है, लेकिन अपने शॉर्ट में समझने के लिए मैंने तुमको बता दी, है ना। तो ये सोल सोल लिख दिया बेटा, ये सॉइल है ना, ये आई है। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, कि मान लो कि ये मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर आपने क्या किया, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस कर दी। आपने क्या कर दिया, ऐसे बड़े बड़े थाले बना दिए, क्या बना दिए, बेसिन लिस्टर से ऐसे बड़े बड़े थालियाँ और छोटे छोटे स्टॉप डैम बना दिए। तो उनसे क्या हुआ कि जो बरसात का पानी आया उनमें रुका, स्टोर हुआ, सॉइल में रुका रहा, है ना। आपने क्या किया, बंड बना दिए, है ना। तो इससे भी क्या हुआ, प्रभावी वर्षा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो है कि नहीं है, बिल्कुल है। सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट का स्टेटस, मतलब कि मिट्टी के अंदर कितने पोषक तत्व है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी से कोई फर्क पड़ता है, पोषक तत्व कम है ज़्यादा है, उससे जो प्रभावी वर्षा है उस पर उतना इफेक्ट आता, उतना नहीं आता इफेक्ट। तो ये तो नहीं है, उत्तर तो ये हो गया भैया। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या प्रभावित करेंगे, हाँ, सॉइल कैसी है, सॉइल के कैरेक्टर कैसे है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसका जो बायोलॉजिकल कंपोजिशन क्या है, उसका ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो सॉइल कैरेक्टर के अंदर आएगी। और ये इफेक्ट करती है कि नहीं करती है, बिल्कुल करती है। अगला है टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, सॉइल की टोपोग्राफी करेगी कि नहीं करेगी। टोपोग्राफी का मतलब होता है वो आकृति कैसी, मान लो कि सॉइल एकदम ऐसी है कोई, है ना। अब यहाँ पर जो पानी आया वो क्या सॉइल में रह पाएगा, वो तो सीधे नीचे निकलेगा, है ना। लेकिन टोपोग्राफी क्या है कि थोड़ी ठीक ठाक टोपोग्राफी है ना, प्लेन है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर जो पानी रुकेगा वो ज़्यादा मात्रा में रुकेगा, तो यहाँ की इफेक्टिव रेनफॉल क्या रहेगी, थोड़ी ठीक रहेगी, जबकि यहाँ पर कम रहेगी। हेलो, समझ में आपने को, चलो। तो सभी प्रभावित करते हैं, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, लेकिन सॉइल फर्टिलिटी का उतना लेना देना नहीं है। बढ़ते हम आगे। द वर्ड सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, खत्म क्वेश्चन है, लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अब वो लैंग्वेज का जो वर्ड है वो क्या है बेटा, सोलम, सोलम। और इसका मतलब क्या होता है, फ्लोर, फ्लोर या अपर सरफेस। क्या होता है, फ्लोर या अपर सरफेस। वर्ड क्या है, सोलम, क्या मतलब होता है, फ्लोर या अपर सरफेस। बढ़ते हम आगे। एल्यूवियल सॉइल मतलब वही जलोढ़ मृदा की बात चल रही है। एल्यूवियल सॉइल इज फाउंड इन अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखो वही क्वेश्चन जो अपन ने, अगर तुमको याद हो पुराना आइटम तो मैं तुमको बता सकता हूँ। अगर वापस चले 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 चले, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, हाँ ये देखो, ये समझ में आया, अपन ने कल पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, है ना। तो ये रही एल्यूवियल सॉइल जो कि 3% होती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया या जो चंबल वाला इलाका है उसमें पाई जाती है ना। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है से। अरे बस वापस चल दे। हाँ, क्या बोला है, जलोढ़ मिट्टी मुरैना में, हाँ भिंड में, हाँ ग्वालियर। अरे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया ये कहाँ मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है इनमें। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ऑल ऑफ दिस, जरा ठीक है। चलो बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सॉइल लाइम इज यूज्ड एज अ सॉइल अमेंडमेंट, है ना, मृदा सुधारक के रूप में चूने का यूज किस में किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो शुरुआत में बताया था, अभी तक 3 से 4 क्वेश्चन मिल चुके सुधारक के, ज़्यादा 5 मिल चुके है ना। तो सरल क्वेश्चन है बेटा, लाइम का यूज हम अम्लीय मृदा में करते हैं, सही उत्तर ये होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम पास किए। विच सॉइल टाइप फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मध्य प्रदेश। फिर वही मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आया, हम जानते हैं ब्लैक सॉइल। अरे कितने परसेंट बेटा, अरे 47%।
और कितने परसेंट, 43%। लेटेराइट सॉइल की बात करें तो सबसे कम मात्रा में होती है, 2.5% एरिया में होती है। लाल पीली मिट्टी की बात करें तो लाल पीली ये होती है 33% मात्रा में होती है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो ये होती है 3%, है ना। तो परसेंटेज वाइज भी मैंने सारी बता दी है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो अब गलत जाना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, एल्यूवियल सॉइल होती है। सबसे कम उपजाऊ पूछा जाए तो लेटेराइट सॉइल होती है। चलो बढ़ते हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंपोनेंट। सॉइल कंपोनेंट फिर पहले ही बता चुका हूँ, वो एक डब्बा बनाया था मैंने ऐसा, है ना। फिर ऐसा 50-50 अपन ने खेला था, फिर इधर एक ऐसा किया था, फिर ऐसा, ये सॉइल कंपोनेंट ही था। ये क्या था, मिनरल मैटर। या क्या था, एयर। यहाँ क्या थी, वाटर। यहाँ क्या था, ऑर्गेनिक मैटर, है ना। बार बार नहीं बताएंगे। ये कितना, 45%। ये कितना, 25%। ये कितना, 25%। और ऑर्गेनिक मैटर कितना, 5%, है ना। सॉइल वाटर है कि नहीं है, ये रहा वाटर, हाउ है। ऑर्गेनिक मैटर है कि नहीं है, हाउ है। एग्रो केमिकल, ये कौन सी बला है भाई, कृषि रसायन जैसी टर्म कम से कम सॉइल के अंदर तो नहीं। हाँ कृषि रसायन होते, बहुत सारे रसायन होते, लेकिन इसके कंपोनेंट नहीं है, तो ये तो नहीं है। मिनरल मैटर हाँ है। तो क्या उसने नोट पूछा था, बिल्कुल नोट ही तो पूछा था। पढ़ते बेटा आगे, है ना। यूज ऑफ जिप्सम इन मोस्ट बेनिफिशियल, देखो फिर से क्वेश्चन आया है। रिक्लेमेशन के बार बार क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन वही 4 फिक्स है ना। 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है। क्या कि अगर लवणीय मृदा का सुधार करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिंचाई करना पड़ेगा। सिंचाई को ही वो क्या लिख के दे सकता है, निच्छालन लिख के दे सकता है। सर फिर से बता रहे हो, हाँ बताऊंगा मेरा मन। अगला क्या है बेटा, अगर लवणीय हो गया उसके बाद में अगर क्षारीय मृदाओं की सुधारने की बात तो हम यूज करेंगे जिप्सम का, है ना। और अम्लीय मृदाओं को सुधारने की बात करें तो हम यूज करेंगे चूने का। अरे सेलाइन सॉइल इरिगेशन, एल्काली सॉइल जिप्सम, एसिडिक सॉइल लाइम। अंग्रेजी मीडियम वालों, सर अंग्रेजी माध्यम होता है। चलो जिप्सम की बात कर रहा था, तो जिप्सम का यूज किस में करते हैं हम, क्षारीय मृदा में। कहाँ गई रे भैया, ये रहा, है ना। चलो आगे। द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नोन एज, देखो पुराना वापस से आ गया है। मैंने क्या बोला, 2 वर्ड देखना है, अरेंजमेंट दिख जाए तो अरेंजमेंट किसका होता है, संरचना बनती है, स्ट्रक्चर बनती है। और अगर प्रपोर्शन दिख जाए तो हमें क्या टिक करना बेटा, टेक्सचर। या प्रपोर्शन आएगा तो टेक्सचर, अरेंजमेंट आएगा तो संरचना। खत्म क्वेश्चन था, कोई दमनी वाली बात नहीं थी, अरेंजमेंट स्ट्रक्चर। चलो डेंसिटी पहले बता चुका हूँ, टेम्परेचर, टेम्परेचर तो उतने क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। द डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल, मैंने बोला था पहले ही समझाया था, है ना। फिर से अपन बना देते, कोई समस्या नहीं है ना। सॉइल सेपरेट्स की बात चल रही थी। सॉइल सेपरेट्स मतलब मृदा का कणाकार। तो मृदा कणाकार में क्या होता है कि 2 mm से ज़्यादा वाले जो कण होते हैं वो सॉइल सेपरेट्स में शामिल नहीं किए जाते। सॉइल सेपरेट्स का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो 1, 2 और 3। इसमें अगर हम देखें तो एक होता है सैंड, दूसरा होता है सिल्ट और एक होता है क्ले। सैंड के फिर 2 फ्रिक्शन देखने को मिलते बेटा, कोर्स सैंड, एक होता है फाइन सैंड, एक होता है सिल्ट, ही तो है ही है, और एक क्ले। फिर से बना देते, 0.002 mm से कम हुआ तो क्या बेटा, क्ले सॉइल। अगर 0.002 से क्या हुआ, 0.02 mm हुआ तो सिल्ट। 0.02 से 0.2 mm हुआ तो क्या होगा, फाइन सैंड होगा। और 0.2 से 2 mm हुआ तो क्या होगा, ये होगा सैंड। ये फ्रिक्शन अपने को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, टेबल पूरी याद होना चाहिए। नहीं याद हो तो वहाँ बनाते आना चाहिए। तो किसकी बात करी है बेटा, क्ले की बात करी है, लेस देन 0.002 mm। ये रहा, ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉइल
कंजर्वेशन मीन्स, कंजर्वेशन का मतलब होता है बेटा बचाना, संरक्षित करना। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब टू चेक सॉइल इरोजन, चेक का मतलब होता है रोकना। सॉइल इरोजन बाय एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई से रोकना, बिल्कुल सही बात है भैया। बी में दिया है टू कंट्रोल सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर, जल और वायु द्वारा जो क्षरण हो रहा है उसको रोकना, हाँ, सही बात है। प्रिवेंशन ऑफ स्पीड ऑफ डेजर्ट, मतलब कि जो डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, उसको रोकना, हाँ सही बात है। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि रेत जो बनती जा रही है मिट्टी, उसको रोकना, हाँ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए, बी और सी। आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप हिंदी में देख सकते हैं। वनीकरण द्वारा, है ना, एफोरेस्टेशन लिखा, डिफोरेस्टेशन लिखा, अरे एफोरेस्टेशन लिखा है ना बेटा, वही कि वन लगाकर, कहाँ गया, हाँ, वनीकरण द्वारा मृदा को रोकना, कि जो जंगलों की कटाई है उसको रोकना। और दूसरी चीज कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर हम रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। वायु जल द्वारा संरक्षण को रोकना, बिल्कुल सही बात है। रेगिस्तान बनने की गति को रोकना, हाँ सही बात है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी ए, बी एंड सी, ऑल ऑफ दिस। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन की मेथड नहीं है। मल्चिंग, जिसे हम बोलते हैं पलवार, पलवार का मतलब होता है बेटा मिट्टी को ढक देना। मिट्टी को, मान लो सॉइल है ना, ये सॉइल को अगर हम किसी चीज से ढक देते हैं तो इसे कहेंगे मल्च, ये हमने ढक दिया, है ना। अब ये ढकने में आप किसका यूज कर रहे हो उसके हिसाब से इसका नाम पड़ जाता है। जैसे कि अगर आप प्लास्टिक का यूज कर रहे हो तो हम बोलेंगे प्लास्टिक मल्च, है ना। अगर आप मिट्टी को ढकने के लिए ही मिट्टी का ही यूज कर रहे हो तो इसे हम बोलेंगे सॉइल मल्च। सॉइल मल्च, एक ऑर्गेनिक मल्च भी आती है। ऑर्गेनिक मल्च मतलब अगर आप पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं उसको ढकने के लिए, सर सॉइल का कैसे यूज करेंगे, मिट्टी को ढकने के लिए मिट्टी का, नीचे की मिट्टी में जहाँ पर मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए अगर आप बाहर से सूखी मिट्टी लाकर उसके ऊपर डाल रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं सॉइल मल्च। लेकिन वो बात की बात है, मल्चिंग से क्या मिट्टी बचती है, बिल्कुल। अगर आप मिट्टी को ढक देंगे तो इसके ऊपर पड़ने वाला वायु का प्रभाव, इसके ऊपर पड़ने वाला पानी का प्रभाव कम हो जाएगा और मिट्टी का इरोजन होने वाला नहीं है। तो मल्चिंग है कि नहीं है, बिल्कुल है। कंटूर बंडिंग, कंटूर बंडिंग देखो वर्ड आया, मैंने पहले ही बताया था। कंटूर बंडिंग क्या होता है, जहाँ पर 6% तक का ढलान होता है वहाँ पर हम इस तरीके से क्या बना देते हैं, बंड या ट्रेपर्स बना देते हैं, ताकि यहाँ से जो कण आते हैं वो यहाँ आकर रुक जाते हैं। यहाँ से जो कण आएंगे मिट्टी को यहाँ कर रुक जाएंगे, यहाँ से जो कण आएंगे वो मिट्टी के यहाँ कर रुक जाएंगे। तो इसे हम बोलते बेटा कंटूर बंडिंग, जो कि 6% तक ढाल तक की जाती है। देखो लिखा ना मेड़ बनाना। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग द्वारा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर जो सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा होती है ना। अब ये मान लो कोई जगह जहाँ पर सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम ज़्यादा है और हमें कोई क्रॉप लगाना है, तो और हमारी मजबूरी है कि हम पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो लेग्यूम नहीं लगा सकते, या ऐसी क्रॉप नहीं लगा सकते जो कि सॉइल को कंजर्व करती है, जैसे कि लेग्यूम क्रॉप। तो हम क्या करते हैं कि पट्टियों में तो हमको जो फसल लगानी है वो लगा दी, और एक बीच में पट्टियों में ऐसी फसल लगा दी जो कि मिट्टी के कटाव को रोकती है। हेलो, एक ऐसी लगा दी जो मिट्टी के कटाव को बढ़ा रही है, एक ऐसी लगा दी जो मिट्टी के कटाव को रोक रही है। तो इसे हम पट्टीदार खेती भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इंटरक्रॉपिंग जो होती है वो भी रोक सकती है कि नहीं रोक सकती। इंटरक्रॉपिंग का मतलब भी क्या होता है, जो फसलों के बीच की जो जगह है उस जगह का यूज करना है। यहाँ पर अगर कोई फसल लगा रहे हो तो हम क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग। तो इंटरक्रॉपिंग से हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते, बिल्कुल रोक सकते हैं। सॉइल अपक्षय मतलब सॉइल वेदरिंग या मृदा अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है कि मिट्टी का इरोज होना या नुकसान होना ही अपक्षय कहलाता है। तो ये कौन सा कंजर्वेशन टेक्निक हुई, तो क्या पूछ रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट, नोट लगा दिया मतलब सही बात है, ये नहीं है। बाकी ये सारी की सारी टेक्निक्स है जो कि सॉइल इरोजन को क्या करती है, कम करती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ सॉइल हैविंग pH 5 इज नोन एज, खत्म क्वेश्चन है। एसिडिक सॉइल बोलेंगे, ये तो नहीं आएगा, आएगा आएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस, देखो आ गया,
आगे 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 बच्चों आ गया। द रिलेटिव प्रोपोर्शन, बोल दिया उसने प्रोपोर्शन, ये पीएटी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं घर से लाया। प्रोपोर्शन जैसे ही वर्ड आया कहाँ गया, टेक्सचर, ये रहा। स्ट्रक्चर कब आता, और स्ट्रक्चर कब आता, द अरेंजमेंट वर्ड आता, द अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। हो गया रंध्राव कास्ट तो आप जानते, एयर भी आप जानते है ना। चलो, द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, फिर से स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया। जो सुटेबल टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो गोलाकार संरचना या स्फेरिकल जिसे हम बोलते हैं, उसमें भी दो प्रकार की आती है। एक तो आती है ग्रेनुलर और एक आती है क्रम्बी, है ना। और दोनों में से अगर बेस्ट पूछा जाए तो कौन सी है, ओवरऑल बेस्ट ये है। और ये दोनों किसके पार्ट है बेटा, ये दोनों जो पार्ट है वो गोलाकार संरचना का है। और गोलाकार को हम बोल देते हैं कि जो चारों प्रकार की संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर है, उसमें से गोलाकार अच्छी है। गोलाकार के अंदर आप जाओगे तो कौन अच्छी है, क्रम्बी अच्छी है। तो क्रम्बी दिख रही है क्या, प्रिज्म ना, प्लेट ना, ब्लोकी ना, ग्रेनुलर। अगर क्रम्बी भी रहता तब ये ना हो जाता, लेकिन अब क्रम्बी है नहीं तो इस कंडीशन में ग्रेनुलर हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द मोस्ट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन, है ना। तो हम जानते हैं जो लेग्यूम क्रॉप होती है, जिनकी जड़ों का जो फैलाव है वो ज़्यादा होता है, और उनका जो फोलिएज एरिया है, जो उसका वायवीय भाग है, वो भी बहुत ज़्यादा फैलता है, दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ज़्यादा फैलती है। कॉटन नहीं, ये तो परमिटिंग क्रॉप है, ये इरोजन को बढ़ाती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बाजरा ये भी बढ़ाती है, ग्रीन ग्राम नहीं, ये कम करती है। और मेज, तो देखो तीन क्रॉप ऐसी है, कपास, बाजरा और मूंग, मूंग नहीं यार, मक्का, ये क्या करती है, इरोजन को बढ़ाती है, इरोजन परमिटिंग क्रॉप है। और एक क्या है, इरोजन को रोकती है ना, कौन सी, मूंग। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल फ्यूमिगेंट। धूम्रक की बात करिए ना, तो क्या मिथाइल ब्रोमाइड है, हाँ है, हमारे नोट्स में जिंदा लिखा हुआ है। डाइक्वाट, 2,4-D, प्रोपेनल लिखे हुए तो ये भी है, लेकिन ये सारे क्या है बेटा, हर्बिसाइड है या तो वीडिसाइड है। लेकिन ये क्या है, अपना मृदा धूम्रक, या जिसे हम बोलते हैं सॉइल फ्यूमिगेंट की कैटेगरी में आता है। चलो बढ़ते हैं हम आगे। द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिलेटेड टू प्लांट ग्रोथ इज नोन एज, ये तो टिलेज का क्वेश्चन है, ये इधर क्या कर रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आया है तो स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट में, क्वेश्चन का स्वागत है। द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, तो फिजिकल कंडीशन जो होती है उसको हम टिल्थ बोलते हैं, है ना। प्लगिंग क्या बोलते हैं, इंटरकल्चर जो कल्चरल ऑपरेशन होते हैं जो किए जाते हैं, जैसे एमबी प्लाव हो गया, देसी प्लाव हो गया, इनसे जब किया जाए तो प्लगिंग कहते हैं। टिलेज, जितने भी ऑपरेशन होते हैं, है ना, प्राइमरी में आता हो, सेकेंडरी में आता हो, कि आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज में आता हो, वो सारे सारे टिलेज है। टिल्थ क्या है उसको समझ लेते हैं हम। इट इज़ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी टिल्थ का क्वेश्चन आता है ये लाइन देखने को ही मिलती है। एक साथ में एक वर्ड और देखने को मिल सकता है, इट इज डायनेमिक इन नेचर, इट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर मतलब परिवर्तनशील, है ना हिंदी मीडियम वालों, इसका नेचर कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टिल्थ। टिल्थ कुछ नहीं होता बेटा, ये होता है एक क्वेश्चन और आता है कि टिल्थ हमें कब मिलता है, टिल्थ हमको किसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। तो याद रखना हिंदी मीडियम वालों, द्वितीयक भूपरिष्करण। कौन से भूपरिष्करण के परिणाम स्वरूप, द्वितीयक भूपरिष्करण के परिणाम स्वरूप हमें जो टिल्थ वाली कंडीशन होती है वो प्राप्त होती है। टिल्थ और कुछ नहीं, बताओ टिल्थ क्या है। खेत था भैया, कटाई हो गई, खेत कटाई के बाद हार्ड था, आपने क्या किया, एमबी प्लाउ किया, उसके बाद कल्टीवेटर किया, फिर उसके बाद रोटावेटर, जो जो भी करना था आपने कर लिया, प्रॉपर सीड बेड बना लिए, है ना। अब क्या कर लिया आपने, प्रॉपर सीड बेड बना लिए, है ना। और अब कुछ नहीं बचा है, अब केवल आपको सोइंग करनी है। सोइंग मतलब बुआई करनी है। तो बुआई के ठीक पहले जो खेत की कंडीशन होती है, मतलब जो टॉप कंडीशन होती है, जो कि बुआई के लिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उसे ही आप क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं टिल्थ। क्या अपने को समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
हेरोइंग तो आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो जब चौथे चैप्टर के एमसीक्यू लाऊंगा जब बताऊंगा। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ सॉइल, है ना। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फाउंड, देखो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात कर रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी की नहीं। बोले सर दोनों अलग अलग होता है, हाँ अलग अलग होता है। सर बोले कि जो ज़्यादा होल्ड करेगा वही तो ज़्यादा अवेलेबल कराएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें, जो ज़्यादा पानी रख सकती है, तो कौन सी मिट्टी ज़्यादा पानी रख सकती है? हम जानते हैं कि जो क्ले सॉइल होती है वो ज़्यादा पानी होल्ड करके रख सकती है। कौन सी मिट्टी? चिकनी मिट्टी, है ना। लेकिन जो अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जो क्ले लोम होती है वो आगे निकल जाती है। अब क्ले लोम दिया नहीं तो अवेलेबिलिटी की जब बात करते हैं ना बेटा, तो ऐसी कंडीशन जिस हिसाब से ऑप्शन है तो हम लोम सॉइल पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी किस में ज़्यादा रहती है? क्ले लोम सॉइल में। समझ में आ रहा अपने को? नहीं समझ में आ रहा ना भैया? देखो ये जो चिकनी मिट्टी है ना, ये चिकनी मिट्टी ज़्यादा पानी को रोक के रख सकती है। अगर चिकनी मिट्टी में अगर आप पानी डालोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पानी को जब पौधे को देने की बारी आएगी तो ये मिट्टी पानी को आसानी से छोड़ती नहीं है, आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। समझ में आ रहा अपने को? तो अवेलेबिलिटी क्ले की थोड़ी सी कम होती है, लेकिन होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आ रहा अपने को? ये हमारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, आज के 42 मिनट में ही काम हो गया। विच टाइप ऑफ सॉइल आर नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश? देखो फिर से मध्य प्रदेश का क्वेश्चन आया, 3-4 क्वेश्चन बने, है ना। तो वो जो मैप वाला कार्यक्रम था ना, वो मैप से अगर आपने पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। हाँ, अगर और बहुत ही बाहर से आ गया तो कुछ कर नहीं सकते ना। तो कौन सी नहीं पाई जाती है? लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। रेड सॉइल, लाल मिट्टी तो मिलती है यार, कहाँ मिलती है सर? अरे वो बघेलखंड वाले इलाके में, बघेलखंड में मिलती तो है ना। पीट मिट्टी, देखो पीटी सॉइल की बात हम करते, एरिड सॉइल हमने बोला था कि जो है ये राजस्थान में मिलती है, हमारे यहाँ पर ये मिट्टी नहीं होती। तो उत्तर तो ये हो गया बेटा, ये काली मिट्टी तो पाई जाती है ना। पीट सॉइल क्या होता है? जो दलदली इलाका होता है वहाँ पर पीटी सॉइल पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पीटी सॉइल देखने को मिल सकती है, जहाँ पर देखो पानी ज़्यादा भर जाएगा तो पानी लंबे समय तक भरे रहेगा तो वहाँ पर पीट सॉइल बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो इन जनरल जो है शुष्क मृदा हमारे जो मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था बहुत भारी क्वेश्चन था। हाँ कन्फ्यूजन इन दो में हो सकता है, लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति जो दिमाग के साथ चलेगा तो वो बिल्कुल शुष्क को ही लगाएगा, एरिड सॉइल को ही लगाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कार्यक्रम हो गया था, हाँ बिल्कुल हो गया था। तो ये हमारा सॉइल साइंस का जो कार्यक्रम है बेटा वो ख़त्म होता है 2 लेक्चर में, ठीक है। इन लेक्चर को अच्छे से देखें, आप अच्छे से समझे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो आगे कौन सा चैप्टर आते देखते हैं। पुलिस सर ऐसा आगे पीछे क्यों चलता रहता है? जैसी व्यवस्था बन जाती, जैसे पीपीटी तैयार हो जाती है, जो जैसे इसकी पीपीटी पहले से ही तैयार थी तो इसका सोल्व कर दिया, है ना। तो टेस्ट भी चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही है, तो सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए जितना बन पा रहा है यूट्यूब पे उतना कर रहे हैं। तो आप इन लेक्चरों को देखते रहें और सीखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में नंबर लाने की कोशिश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना।